Hello everyone, welcome to Jivant classes. Today we will discuss about thyroid gland, that is the hypo and hypersecretion of thyroid gland, hypothyroidism and hyperthyroidism. इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. I have already discussed about the thyroid gland, the structure of thyroid gland, the cells of thyroid gland, the secretory cells of thyroid gland, and what type of hormone was secreted by the thyroid gland and what are their functions. I have already discussed in previous video. Now I will talk about the hypo and hyper secretion of thyroid gland. If the hormones are secreted in less amount यानी कि हाइपो सिक्रीशन, तो क्या होगा, और अगर हार्मोन्स ज़्यादा अमाउंट में यानी सिक्रीट हो रहे हैं, ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड विच इज़ कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोसिक्रीशन का, तो हाइपोसिक्रीशन का डिफरेंट एज ग्रुप पर डिफरेंट इफेक्ट होता है. अगर ये बच्चों में हो रहा है तो उसमें क्या डिजीज़ है, उसका नाम अलग है. इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि चाइल्डहुड में अगर थायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो उस डिजीज़ का क्या नाम होगा, अडल्ट में अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे. ठीक है, अगर ओल्ड एज में हो रहा है, ओल्ड पीपल में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे. तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में नाम है और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं. उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जो डिजीज़ है जो कि हाइपोसिक्रीशन से होती है, दैट इज़ क्रेटिनिज्म. ठीक है, क्रेटिनिज्म जो है ये थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन से, कम सिक्रीशन से, यानी कि अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो क्रेटिनिज्म नाम का डिजीज़ होगा. अब ये जो क्रेटिनिज्म है ये होता किस में है, तो ये होता है इन चिल्ड्रंस, और वी कैन से बेबीज़ में, छोटे छोटे एकदम छोटे बच्चे उनमें भी हो जाता है, या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी हो सकता है ये. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी ये हो सकता है. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी हो सकता है. होगा क्या, जाहिर सी बात है, अगर थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट को प्रॉपर चलाना, जो है हमारी बॉडी में टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है, टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर देता है बॉडी में, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, और ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन इन सब के साथ साथ ये भी हमारी बॉडी में ग्रोथ कराने का काम करता है, हार्ट बीट को प्रॉपर करता है. तो अगर इसका कम सिक्रीशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी. तो क्या हो जाएगा, BMR रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और क्या हो जाएगा, हार्ट बीट जो होगी हमारी वो स्लो हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, और क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी का वो स्लो हो जाएगा. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होगा वो डाउन हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इनटेक है, ठीक है, इनटेक है, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन यूज़ जो होगा वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यानी कि बेसिकली ग्रोथ ऑफ बोन्स. क्यों, क्योंकि बच्चों में बोन्स की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनकी हाइट वगैरह उसी टाइम पे इंक्रीज़ होती है. तो प्यूबर्टी तक के एज में ये सारी प्रोसेस, प्यूबर्टी से आगे तक भी ये होता रहता है. तो ये जो ग्रोथ वगैरह होती है ना, ये काफ़ी रुक जाती है. अब ग्रोथ, बोन की ग्रोथ रुकेगी, बोन की ग्रोथ कम होगी, तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि क्या हो जाएगा, बच्चा जो होगा वो ड्वार्फ रहेगा. ठीक है, बच्चा जो रहेगा ड्वार्फ रहेगा. तो देखो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसको भी यहाँ लिख लेते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, अब ग्रोथ बोन की कम हो गई है, बोन की ग्रोथ कम हो गई, इसकी वजह से क्या होगा, दिस कॉज, ये क्या कॉज करेगा, दिस कॉज ड्वार्फिज्म. ठीक है, यानी जो बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ होगा. बच्चा जो होगा वो ड्वार्फ होगा. और ऐसे ड्वार्फ, सच ड्वार्फ्स आर कॉल्ड, सच ड्वार्फ्स आर कॉल्ड, ऐसे ड्वार्फ्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ड्वार्फ्स को हम बोलते हैं क्रेटिन्स. ठीक है, ऐसे ड्वार्फ्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेटिन्स बोलते हैं. एंड ये जो क्रेटिन्स होते हैं दे आर स्टेराइल, ये क्या होते हैं,
ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है, ये स्टेराइल होते हैं, यानी कि इनमें फर्टिलिटी जो होती है, फर्टाइल नहीं होते, आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्टेराइल होते हैं। अब क्योंकि बीएमआर रेट लो हो गया, हार्ट बीट लो हो गई, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं चल रहा, ऑक्सीजन का यूज़ कम हो गया, टेम्परेचर डाउन है, तो इन सब का रीज़न क्या होगा, जो मेंटल ग्रोथ होगी बच्चे की, ठीक है, जो मेंटल ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी, यानी कि लेस मेंटल ग्रोथ, लेस मेंटल ग्रोथ। तो समझ सकते हो कि क्रेटिन्स होना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो भी बच्चे इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनमें मेंटल ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, दिमाग से वो कमज़ोर होंगे और वो ड्वार्फ भी होंगे, ठीक है, और स्टेराइल भी होंगे। तो ये काफ़ी, एक तरह से हम कहें तो बच्चों में ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है, मेजर डिजीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फ़िलहाल ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आज के टाइम पे आयोडीन की कमी नहीं होती बॉडी में, थायराइड ग्लैंड बेसिकली नॉर्मली वर्क ही करता है, बट फिर भी हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं जिसकी वजह से ये सारी डिजीज़ हो रही हैं। सेकेंड देखते हैं मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा डिजीज़ जो है ये किस में होती है, ये अडल्ट्स में होती है। ये किन में होती है, ये अडल्ट्स में होती है, ठीक है, यानी कि जो हमारे एज के जो लोग हैं ना, जो एडल्ट पीपल होते हैं, उनमें ये डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, जमाव हो जाता है किसका, म्यूकस का, डिपोजिशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का जमाव हो जाता है अंडर दी स्किन, स्किन के अंदर, जो हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन के लेयर के नीचे म्यूकस की लेयर जम जाती है, ठीक है, इसका जमाव हो जाता है। और क्या होता है, जो बॉडी में सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीएमआर रेट, वही अगेन मैंने बताया, वो लो हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बीपी जो होगा वो लो हो जाएगा, ठीक है। और इन सब की वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो होगी, इसकी वजह से क्या होगा, फटीग होगा पर्सन को, और क्या होगा, पर्सन में वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि म्यूकस की लेयर भी जम जाएगी, ठीक है, वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। पर्सन को किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने में, यानी कि कोल्ड को टॉलरेट करने में बहुत दिक्कत होगी, ठंडी बर्दाश्त नहीं होगी उससे, तो हम कह सकते हैं कि ट्रबल फील करेगा वो, ठीक है, ट्रबल टॉलरेटिंग कोल्ड ना, ट्रबल टॉलरेटिंग कोल्ड, वो ट्रबल यानी मुश्किल लगेगी उसको को ठंडी बर्दाश्त करने में, उसको दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि अगेन मैंने बताया कि क्या होगा, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं उसका बॉडी का जो टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के में सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो पर्सन है वो कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना, बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो स्किन है, स्किन भी क्या हो जाएगी, ड्राई रहेगी, स्किन ड्राई रहेगी, हेयर भी बहुत ड्राई हो जाएगा, यानी कि ड्राई या रफ हेयर हो जाएंगे, ठीक है, ड्राई या रफ हेयर हो जाएंगे, या हम कहेंगे थिन हो जाएंगे, थिनिंग, ठीक है, थिनिंग ऑफ हेयर, ठीक है, ड्राई या रफ हेयर या फिर थिनिंग ऑफ हेयर, बहुत पतले हो जाएंगे, स्किन जो होगी वो एकदम ड्राई हो जाएगी, आपकी रफ हो जाएगी, येलो हो जाएगी, येलोइश हो जाएगी, येलो कलर की होने लगेगी, ठीक है। और जो जॉइंट हैं हमारे, जॉइंट एंड मसल्स में पेन होने लगेंगे, ठीक है, जॉइंट एंड मसल पेन होगा बॉडी में, ठीक है, जॉइंट एंड मसल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा पर्सन को। तो ये बहुत सारे ऐसे ये से बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे मिक्सोडीमा में, ठीक है, मिक्सोडीमा डिजीज़ में। तो याद ये रखना है कि ये कहाँ पर होता है, अडल्ट्स में होता है, और क्रेटिन्स यानी क्रेटिनिज्म कहाँ होते हैं, चिल्ड्रन में, बेबीज़ में, या छोटे बच्चों की बात करें, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी हो सकता है, ठीक। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें मिक्सोडीमा की, तो मिक्सोडीमा में क्या होता है, अगर कोई पर्सन इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहा है, कोई एडल्ट पर्सन, तो उसको हम क्या दे सकते हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट, या हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट
बाय गिविंग थायरॉक्सिन, ठीक है। यानी थायरॉक्सिन हम दे सकते हैं उसको इंजेक्टेड फॉर्म में, या जैसे भी हम थायरॉक्सिन दे के उसको क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। कम्प्लीटली नहीं, लेकिन हाँ वो मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो जाएगा पर्सन, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ होगी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। दो तरह के ग्वाइटर होते हैं, एक होता है सिंपल ग्वाइटर और एक होता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। तो सिंपल ग्वाइटर जो होता है वो हाइपोसिक्रीशन से होता है, यानी कि थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन अगर कम होगा तो सिंपल ग्वाइटर होगा, और अगर उसका सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो हम हाइपर सिक्रीशन में पढ़ेंगे एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि सिंपल ग्वाइटर जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, किसकी वजह से होता है। तो सिंपल ग्वाइटर क्यों होता है, ग्वाइटर का बेसिकली मतलब क्या होता है, ग्वाइटर का मीनिंग होता है ग्वाइटर मीन्स स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ग्वाइटर का मतलब होता है स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड। जब हमारा थायराइड ग्लैंड स्वेलअप हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ग्वाइटर बोलते हैं। तो इसका मतलब कि सिंपल ग्वाइटर में सबसे अच्छा सिम्टम क्या है कि जब हमारा थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जा रहा है, फूल जा रहा है, ठीक है। एक टाइम पे बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, लार्ज पॉपुलेशन में फैल जाता था, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें सिंपल ग्वाइटर के केसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं, नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ग्वाइटर का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग होता है। अब ये स्वेलिंग होता कैसा है, स्वेलिंग जो होता है वो कॉलर लाइक होता है, ठीक है। स्वेलिंग जो देखने को मिलती है वो कैसी देखने को मिलती है, कॉलर लाइक स्वेलिंग देखने को मिलती है इन नेक। हमें पता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड है, नेक वाले रीजन में, ठीक है। अबव द विंड पाइप, अबव द ट्रैकिया, जस्ट बिलो द लैरिंग्स, ठीक। तो कॉलर लाइक स्वेलिंग देखने को मिलती है नेक में, लगभग इस तरीके से कुछ ऐसा, ठीक है। कॉलर लाइक हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इस तरीके से स्वेलिंग हमको देखने को मिलेगी थायराइड ग्लैंड में, ठीक। ये ऐसा ही होता है कॉलर हमारा, तो कॉलर जैसा हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगा। और ये डिजीज़ होता क्यों है, क्योंकि डेफिशिएंसी होती है। जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी आयोडीन की, तब हमें सिंपल ग्वाइटर होगा, ठीक है। अब ये बॉडी में हमें कहाँ से मिलता है आयोडीन, फूड से मिलता है, यानी कि हम जो भी डाइट लेते हैं उससे मिलता है, ठीक है। तो अगर हमारे फूड में आयोडीन की कमी है तो हमें आयोडीन नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, और थायराइड ग्लैंड स्वेलअप हो जाएगा। अब ये जो डेफिशिएंसी है वो आज के टाइम पे इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट आते हैं, और उसकी वजह से हमें आयोडीन की कभी कमी नहीं होती। तो एक्चुअली में ये सिंपल ग्वाइटर होता कैसे है, देखो होता क्या है, जब हमारी बॉडी में लेस आयोडीन होगा, यानी कि आयोडाइड आयन का सिक्रीशन जो होगा, आयोडाइड आयन सिक्रीशन कह रही हूँ, आयोडाइड आयंस का अमाउंट अगर हमारी ब्लड में, ठीक है, लेस आयोडीन इन ब्लड में कम होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका मतलब कि हमारी बॉडी में लेस, इसका मीन क्या हुआ, मीन्स कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बनेगा, ठीक है। थायराइड हार्मोन कम बनेगा यानी थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होगा, लेस थायरॉक्सिन मीन्स लेस थायरॉक्सिन, ठीक है। लेस आयोडीन इन ब्लड मीन्स लेस थायरॉक्सिन, क्योंकि हमें पता है कि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। तो जब आयोडाइड आयन यानी कि आयोडीन कम है तो भाई हमें थायरॉक्सिन भी कम मिलेगा। अब जब कम थायरॉक्सिन सिक्रीट होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। जब एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा तो इस स्टिमुलेशन से क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा TSH का सिक्रीशन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा TSH का सिक्रीशन करेगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट TSH, वो क्या करेगा, TSH सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन हाई हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा TSH सिक्रीट करेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा TSH सिक्रीट करेगा तो ये कहाँ आएगा भाई, ये TSH स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड में आएगा, हमें पता है ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कौन बना रहा है, ये बना रहा है हमारा फॉलिक्यूलर सेल्स। ये कौन बना रहा है, फॉलिक्यूलर सेल्स। तो थायराइड ग्लैंड में आएगा और फॉलिक्यूलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा।
और फॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इनमें सेल डिवीज़न होगा और सेल डिवीज़न होकर ये नंबर्स में इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों होंगे, इनको लगेगा कि भाई लाओ और हम बन जाते, हो सकता है हम काम अच्छे से न कर पाए, हम ज़्यादा लोग रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, फॉलिकुलर सेल बहुत सारे नंबर में डिवाइड हो जाएंगे। अब यही डिवीज़न जो होगा ना, यही कॉज करेगा स्वेलिंग। इसी की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, अगर प्रॉपर आयोडीन है आपके है तो उससे काफ़ी हद तक हेल्प हो सकती है, अदरवाइज एक बार ग्वाइटर हो गया तो हम ऑपरेट वगैरह करके इसको हटा सकते हैं, ठीक। अगर ये सिंपल ग्वाइटर पहले के टाइम में, आज तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ये सिंपल ग्वाइटर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, ठीक है, अगर ये स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, अगर ये किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर पॉपुलेशन इफ, ठीक है, अगर ये स्प्रेड हो जाए इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन तो हम इसको क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड, तब हम सिंपल ग्वाइटर को क्या बोलेंगे, तब हम इसे बोलेंगे एंडेमिक ग्वाइटर, ठीक है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, एंडेमिक ग्वाइटर बोलेंगे, या फिर हम इसे बोलेंगे ग्वाइटर बेल्ट। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंपल ग्वाइटर जब किसी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में फैल जाता है तो हम इसे कहते हैं एंडेमिक ग्वाइटर या ग्वाइटर बेल्ट। अब सिंपल ग्वाइटर का सबसे अच्छा सिम्टम क्या है, यहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और कॉलर लाइक स्वेलिंग देखने को मिलती है, याद रखना, इनकी वजह से हमें सिंपल ग्वाइटर पहचानने में आसानी हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो डिजीज़ होती है थायराइड के डेफिशिएंसी से, ठीक है, यानी थायराइड हार्मोन अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो उसकी डेफिशिएंसी से, उसके कम सिक्रीशन से, हाइपोसिक्रीशन से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चौथा जो है, जो कि आई थिंक लास्ट है, हाशिमोटोज डिजीज़, ठीक है। हाशिमोटो डिजीज़ जो है ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होते हैं जब हमारी बॉडी के जो WBC हैं वो अपने ही बॉडी के सेल्स को क्या करें, किल करने लगे, अपने ही बॉडी के सेल्स को पे क्या करें, अटैक करने लगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि ये जो हाशिमोटो डिजीज़ होती है वो यूजुअली किस में होती है, इन ओल्ड एज, यानी ओल्ड पीपल में होती है, ठीक है, ओल्ड एज में होती है, इन ओल्ड एज या इन ओल्ड पीपल, ठीक है, ओल्ड पीपल में होती है। और ये क्या है, ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या हम इसे कह सकते हैं इट इज़ एन ऑटो इम्यून थायरॉयडिटीज़, ठीक है, थायरॉयडिटीज़, ठीक, ऑटो इम्यून थायरॉयडिटीज़, इसे और क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून थायरॉयडिटीज़ कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे ही सेल्स, हमारे ही जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को ख़त्म करने लगते हैं, उस पर अटैक करने लगते हैं, उसके सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड, यानी कि खुद ही के इम्यून सेल्स क्या कर रहे हैं, खुद ही के बॉडी के हार्मोन को डिस्ट्रॉय करने लगे हैं, तो इसे कहते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, ठीक है। अब ये क्यों हो सकता है, अगर हमें कोई चोट वोट लग गई ना, कोई चोट लग गई या कोई इन्फेक्शन हो गया या सर्जरी के टाइम कुछ भी इधर उधर हुआ तो उसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर ओल्ड एज में क्या होता है, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन काफ़ी डाउन हो जाता है, चीज़ें ग्लैंड्स का सिक्रीशन उतना नहीं होता जितना कि पहले होता है, एडल्ट तक जितना सिक्रीशन होता है उतना नहीं होता। तो ओल्ड एज में क्या होता है कि ये
साइज में छोटे होने लगते हैं, इनका उतना सिक्रीशन नहीं होता, तो हमारे बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, खुद ही उसको किल करना यानी उसको ख़त्म करने लगते हैं। ठीक है, तो कॉज क्या हो सकता है, कॉज ये हो सकता है कि आपको कोई इंजरी है, ठीक है, कोई इंजरी हो गई या सर्जरी के टाइम, ठीक है, सर्जरी के टाइम ना, या कोई डिजीज़ हो गया, कोई इन्फेक्शन है आपको, तो इन सब रीज़न की वजह से क्या हो सकता है, हमारा बॉडी इस पे ऑटो इम्यून यानी कि खुद ही के खुद अपने आप ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा, तो इसे हाशिमोटो डिजीज़ कहते हैं। चारों के चारों डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही हैं, आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हो कॉलर लाइक स्वेलिंग है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ये कॉलर लाइक स्वेलिंग। और कॉलर लाइक स्वेलिंग कहाँ देखने को मिलती है, अभी मैंने आपको बताया कहाँ देखने को मिलता है। दिस कॉलर लाइक स्वेलिंग कैन बी सीन इन सिंपल ग्वाइटर, कहाँ देखने को मिलता है, सिंपल ग्वाइटर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड विच इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए बॉडी में, और इस डिसबैलेंस को this hyper secretion, this disbalance is called इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी जब थायराइड हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट दिखने लगे, ठीक है, इसके ज़्यादा सिक्रीशन से हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट दिखने लगे, तो इसे हम कहेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम एक और बात देख लेते हैं कि ये जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हाइपर सिक्रीशन वाला जो केस है वो जेनेटिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बाद में हो, किसी को जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या होगा, जितनी चीज़ें हाइपर सिक्रीशन में कम हो रही थी वो यहाँ क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, यानी BMR रेट बढ़ जाएगा, ATP सिंथेसिस जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब ATP सिंथेसिस बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है हीट जो होगा वो बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है कि बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, BP भाई बढ़ जाएगी, BP हमारे बॉडी की बढ़ जाएगी, और क्या हो जाएगा, हार्ट बीट जो है वो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, और क्या होगा, और पर्सन जो होगा वो टायर्ड फील करेगा। ठीक है, पर्सन टायर्डनेस हो जाएगी, उसको वीकनेस आएगी, बॉडी में वीकनेस आएगी, और स्वेटिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसका रिजल्ट होगा इंक्रीज इन स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी पर्सन को। सो दीज आर सम सिंपल थिंग्स विच वी कैन सी इन थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक, अब जो बॉडी है जो नेक वाला एरिया यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या होगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, और इस स्वेलिंग की वजह से हम इसको बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर देखने को मिलेगा, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर देखने को मिलेगा। और एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर जो है यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगी, ग्वाइटर लिखा है, इसका मतलब कि स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये तो होगा ही। और ये जो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर है इसको हम और क्या नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम और भी बहुत सारे नाम देते हैं, और अलग नाम से भी एग्ज़ाम में पूछता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसको हम और क्या कहते हैं, हम और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड टॉक्सिक ग्वाइटर। ठीक है, डिफ्यूज्ड टॉक्सिक ग्वाइटर, या हम इसे और क्या बोलते हैं, इसे हम ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज़। अब इसमें होता क्या है, एक्सोप्थैल्मिक का मतलब होता है प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स। ठीक है,
आई बॉल्स, यानी कि जो आई बॉल्स है ना वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, उभरे उभरे से दिखेंगे बाहर की तरफ, वो बल्जिंग आउट ऑफ, या प्रोट्रूजन, या हम कह सकते हैं बल्जिंग आउट, ठीक है, बल्जिंग आउट ऑफ आई बॉल्स। जो आई बॉल्स हैं वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाएंगे, बाहर की तरफ दिखने लगेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, ठीक है, बाहर की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, यानी कि बाहर की तरफ आई बॉल दिखने लगेंगे, ठीक है। और पर्सन में क्या होगा, पर्सन में क्या होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है, पर्सन सफ़र फ्रॉम वेट लॉस, यानी कि वेट काफ़ी कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसका वेट घट जाएगा, तो वेट लॉस की चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यहीं पर ये जो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर है, ठीक है, ये जो ग्वाइटर है, इसी तरह एक और डिजीज़ देखने को मिलती है जिसका नाम है प्लूमर्स डिजीज़, ठीक है, बात करते हैं। प्लूमर्स डिजीज़ में क्या होता है, इसमें भी ग्वाइटर होता है, लेकिन दिस ग्वाइटर इज दिस स्वेलिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्सोप्थेल्मिक। एक्सोप्थेल्मिक में क्या होता है, यहाँ पर भी एक्सोप्थेल्मिया देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सोप्थेल्मिया का मतलब हो गया बल्जिंग आउट ऑफ आईज, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग आउट देखने को मिलता है, आई बॉल्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इस डिजीज़ में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। इस डिजीज़ में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसमें जगह जगह नोड्यूल्स बनने लगेंगे, यानी कि जगह जगह इस तरह से नॉड्स बनने लगेंगे, जगह जगह नोड्यूल्स बनने लगेंगे। और ये जो नोड्यूल्स होते हैं, अगर इनको सही टाइम पे पता नहीं किया गया और ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्या कॉज कर सकते हैं, दे कैन कॉज कैंसर, ठीक है, दे कैन कॉज कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये क्या कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी ग्वाइटर होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर भी थायराइड ग्लैंड का साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, एनलार्जमेंट होगा। एक्सोप्थेल्मिया देखने को मिलेगी, यानी कि जो आँखें हैं वो जो आई बॉल है वो बाहर की तरफ दिखेगा, बड़े बड़े आँखें दिखने लगेंगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, नोड्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं थायरॉइड नोड्यूल्स फॉर्म, ठीक है। एंड ओवर प्रोडक्शन होगा किसका, थायराइड ग्लैंड का, क्योंकि हाइपर सिक्रीशन है, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन होगा, ठीक है, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और मैंने अभी बताया एक्सोथैलेमस होगा, यानी कि बल्जिंग होगी। और इसको रिकवर करने के लिए, ठीक है, इसकी अगर हमको ठीक करना है तो ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, हम इन नोड्यूल्स को सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्जरी कर सकते हैं हम, ठीक है, सर्जरी टू रिमूव द एक्सेस टिश्यू, ठीक है। वो जो नोड्यूल्स बने हैं, वो जो जगह जगह पर गांठ बन गई है, उस गांठ को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, और सर्जरी के थ्रू हम इस प्लूमर डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर की बात करें तो यहाँ पर नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वेयर एज इन केस ऑफ प्लूमर डिजीज़ यहाँ पर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर गांठ बनने लगेंगे, ठीक है, गांठ बनने लगेंगे, जगह जगह पर गांठ बनने लगेगी। और ये गांठ को हम कैसे हटा सकते हैं, सर्जरी के थ्रू हटा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर में देखो इस तरीके से देख रहे हो, ये आइस किस तरीके से बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, बल्ज आउट हो गए हैं आइस, बल्ज आउट हो गए हैं, ठीक है, बल्ज आउट हो गए हैं, ठीक है, बाहर की तरफ दिख रहे हैं, प्रोट्रूड हो गए हैं, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, ठीक है, आई बॉल जो हैं वो बाहर की तरफ दिख रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो क्लियर हो गया है कि इस तरीके से क्या होगा, हमें अगर देखने को मिल रहा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर है। अगर इस तरह से बल्जिंग आउट नहीं हो रही है आई की, तो हम ये तो समझेंगे कि यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन नहीं है, वेयर एज हियर वी कैन इमेजिन दैट मे बी देयर इज अ केस ऑफ सिंपल ग्वाइटर। अगर थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग है
और आई बल्ज आउट नहीं हुई है, आई बॉल बड़े बड़े नहीं हुए हैं, बाहर की तरफ नहीं निकले हुए हैं, तो हम सोच सकते हैं कि सिंपल ग्वाइटर का केस है। लेकिन अगर हमको बड़े बड़े आई बॉल बाहर की तरफ, बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं, बाहर की तरफ उभरे हुए दिख रहे हैं, तो हम एक बार इमेजिन कर सकते हैं कि मे बी देयर इज़ अ केस ऑफ हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, तो हम ये कंसल्ट कर सकते हैं बाय द डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर से इस चीज़ को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम बात करें पूरे थायराइड ग्लैंड में, दोनों के दोनों थायराइड ग्लैंड में, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।